हेलो गाइस। तो चलिए, बात हो रही थी मॉडर्न इंडिया चल रहा है। हमने एंट्री करा दी है यूरोपियंस की, हमने पुर्तगालियों की बात कर ली है, हमने जो है डचेस की बात कर ली है और काफी डिटेल में बात की। मतलब हमारे चैनल पे जो बात होती है वो बात होती है उन फैक्ट्स की, बात होती है जो डायरेक्ट एग्जाम में हिट करते हैं। एग्जाम किसी भी लेवल का हो, देखिए अगर आप यूपीएससी या सिविल सर्विसेज किसी भी तरीके के दे रहे हैं तो उसमें अगर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें दो तीन स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें एक जो होता है फैक्ट रिलेटेड होता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि इस चैनल पे आपको ऐसी वो फैक्ट्स दिए जाते हैं, हर उस पॉइंट को जो है हिट करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि आपको ये मतलब जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो खराब ना हो। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बहुत हाई लेवल पे पढ़ने के चक्कर में वो जो मेन बेस होता है ना, उसको छोड़ देते हैं, है ना गाइस। तो हमको क्या करना है, हमको हर एक चीज लेके चलना है। तो हम लो, वेरी लो टू वेरी हाई, ठीक है, हर एक पॉइंट पे बात होंगे कि जिससे कि हर लेवल के क्वेश्चंस क्या हो जाए, हिट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बात होने वाली है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ठीक है, कैसे ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आते हैं, यहाँ पे जो पहले से यूरोपियंस है उनको हटाते हैं और उसके बाद खुद इंडिया पे कब्जा कर लेते हैं। देखिए, ब्रिटिशर्स कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, क्योंकि इससे पहले भी पुर्तगाली आए थे, डचेस आए थे, लेकिन वो उस लेवल पे कमांड नहीं कर पाए थे जिस लेवल पे जितनी तेजी से जितनी जल्दी ब्रिटिशर्स ने किया। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत कुछ समझने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा इंडेक्स देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बात होगी। तो देखिए, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, कि क्या इंट्रोडक्शन रहा कंपनी का, क्या कारण रहे इंडिया में आने के। मतलब बेसिकली हम रीजन समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजन रहा। ठीक है, क्या इन्वायरमेंट बना यूरोप में ऐसा, ठीक है, क्या इन्वायरमेंट बना यूरोप में ऐसा कि उनको यहाँ पे आना पड़ा। ठीक है, आगे हम कंपनी के बारे में नॉलेज लेंगे। देखिए, क्योंकि ये भी जो पॉइंट है इससे भी डायरेक्ट जो है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कोई भी एग्जाम हो, एसआई का हो, ठीक है, लोकसभा क्या कहते हैं कि आयोग से संबंधित कोई एग्जाम हो, ठीक है, आरओ या आरओ का एग्जाम हो, ठीक है, या फिर यूपी ट्रिपल एससी का मंडी पर्सन टाइप एग्जाम हो, या फिर इस समय आरपीएफ की एसआई आई है, दिल्ली पुलिस की एसआई आई हुई है। तो ये जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो इसी तरह की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बात करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। ये वही कंपनी का नाम है जो कंपनी इंडिया में आई थी ब्रिटिशर्स की। ठीक, तो ये हो गया। आगे हम बढ़ेंगे, आगे हम बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे, आगे हमारे पास क्या है, अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। यहाँ पे हम माहौल को समझेंगे, जब वो आते हैं तो कैसे माहौल बनता है, वो कैसे अपने आप को इंडिया में स्टेब्लिश करने की कोशिशें करते हैं। फिर उसके बारे में उन्होंने कैसे कैसी चीजें, किन किन जगहों पे किससे जमीनें खरीदी का, जैसे उन्होंने मद्रास को कैसे स्टेब्लिश किया। ठीक है, राजा ऑफ चंद्रगिरी से उन्होंने मद्रास की छोटी सी जमीन खरीदी, वहां पे अपना फोर्ट बनाया। तो ये चीजें समझेंगे। फिर हम बैटल ऑफ सुवाली समझेंगे कि कैसे इसके बाद से वो स्टेब्लिश होने लगे थे इंडिया में। ठीक, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ ब्रिटिशर्स समझेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ ब्रिटिशर्स हम समझेंगे कि कैसे, किस जगह पे उन्होंने कौन सी फैक्ट्री लगाई, किस राज्य से, किस फैक्ट्री से वो क्या चीजें जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे और लाभ कमाते थे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में ये हिट होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हम इंपॉर्टेंट फोर्ट, सारे इंपॉर्टेंट फोर्ट्स जो थे उस समय के, इनके जो किले थे उस समय के, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन में कोई ना कोई पॉइंट बना के डाल देता है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, और क्या समझेंगे हम लोग, और हम लोग समझेंगे कोलकाता के बारे में। देखिए, कोलकाता का भी अपना एक इतिहास है, वेरी मच इंपॉर्टेंट प्लेस रहा है उस समय, तो हम कोलकाता के बारे में भी समझेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम उनके मेथड्स के बारे में समझेंगे कि क्या मेथड रहे हैं ब्रिटिश एम्पायर के, जिसकी वजह से वो इंडिया में इस तरह से कब्जा कर पाए या इस तरह से व्यापार कर पाए, इस तरह से अपने आप को स्टेब्लिश कर पाए। तो इन चीजों को समझेंगे। तो ये आज कुछ के पॉइंट्स है जिसपे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में डायरेक्ट हिट होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपना चालू करते हैं स्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। उससे पहले बता दूं, अगर आपको चैनल की वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हेल्पिंग लग रही हैं, तो गाइस इस पे क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, तो मैं डायरेक्ट आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए अभी थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। तो क्या सिस्टम था, ये है आपका अफ्रीका, ठीक है, यहाँ ऊपर कहीं यूरोप है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका इंडिया है छोटा सा, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ से निकल रही है आपकी इक्वेटर, ठीक है, यहाँ से इक्वेटर निकल रही है। तो सीन क्या है, सीन ये है कि ये इक्वेटर के पास का जो ये इलाका है, ठीक है, इक्वेटर के पास का ये जो इलाका है, यहाँ पे कुछ ऐसे चीजें उगती हैं, जो ये इम्पैक्ट है यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें उगती हैं जैसे कि जो बाकी की दुनिया में नहीं मिलती है, जैसे कि गरम मसाले, ठीक है, काली इलायची हो गया, दालचीनी हो गया, ठीक है, और भी बहुत सी चीजें, कॉटन हो गया, ठीक। तो हमारे इंडिया के आसपास के जो ये छोटे छोटे रीजन्स थे, इनके पास कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी बाकी के वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिमांड थी, ठीक है। अब ये चीज जो ये व्यापार यहाँ चल रहा है इंडिया में, क्या ये तभी चला जब तो पुर्तगाली यहाँ से ढूंढ के यहाँ पे आए? क्या इससे पहले नहीं चल रहा था? तो ये गाइस ये गलत है। हमारे यहाँ जो व्यापार है ये एक दूसरे रास्ते से, जिसके सिल्क रोड भी कहते हैं, सिल्क रोड एक रास्ता हुआ करता था हमारे प्राचीन काल में, जिससे यहाँ के ट्रेडर्स यहाँ आते थे और यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो इंडिया से होता था, क्योंकि इंडिया की जो चीजों की डिमांड थी वो कहीं ना कहीं, अगर आप सही से समझेंगे, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जब से है, ठीक है, तब से ही हमारे पास हिस्ट्री में पूरी तरह से मतलब प्रूफ है कि तब से हमारे पास उनके सिक्के हैं, हमारे सिक्के वहां मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ट्रेडिंग तभी से हो रहा था, ठीक है। लेकिन सीन कब चेंज होता है, जब अरब आते हैं। अरब आते हैं यहाँ पे, बीच में जो है एशिया में एक रास्ता है जो कि आज का टर्की है, ठीक है, उस टर्की के इलाके पे वो कब्जा कर लेते हैं और ये रास्ता ब्लॉक कर देते हैं पूरी तरह से यूरोपियंस के लिए। तो यूरोपियंस क्या करते हैं, ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका के ऊपर यहाँ यूरोप है, यहाँ से वो लोग फिर डिसाइड करते हैं कि अब हम नया रास्ता ढूंढेंगे ताकि हम अपने लिए मार्केट स्टेब्लिश कर सके, क्योंकि पहले का जो मार्केट था उसको तो अरब ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रखा था, ठीक है। तो उसी चीजों का कारण था, पुर्तगालियों ने रास्ता ढूंढा, वो ऐसे जो है अफ्रीका के साइड से होते हुए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए वो यहाँ इंडिया आते हैं, और इंडिया से फिर अपना ट्रेडिंग करते हैं, फिर बगल में जाते हैं, इंडोनेशिया मिलता है, इंडोनेशिया में भी मसालों की भरमार थी, क्योंकि सेम क्लाइमेट कंडीशन थी इंडोनेशिया में भी, ठीक है। तो ये चीज हो चुका। अब चलिए बात ब्रिटिशर्स की करते हैं। तो देखिए कंडीशन कैसे बनी, थोड़ा सा स्टोरी समझ लेते हैं। अब देखिए ये यूरोप है, यूरोप में दो कंट्रीज हैं, एक स्पेन है और एक पुर्तगाल है, ठीक है, और एक यहाँ पे बगल में छोटा सा डच है। तो क्या होता है कि अब बाकी के भी बहुत कंट्रीज हैं, मतलब किंगडम्स हैं, उस समय तो किंगडम हुआ करते थे, बाकी के भी बहुत से किंगडम है। अब वो ये सब, क्योंकि देखिए जो पुर्तगाली आए थे, आए जरूर थे पुर्तगाली, लेकिन इनकी फंडिंग नॉर्थ से भी हुई थी और यहाँ पे साउथ से भी फंडिंग हुई थी। यूरोप में इनको फंडिंग मिली थी, सबने सपोर्ट किया था, भाई तुम जाओ मार्केट ढूंढो। तो पता तो सब कुछ चल रहा है ना कि ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप कर रही हैं, इनके पास ढेर सारा पैसा आ रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है, इंडिया के साथ ट्रेड करके, ठीक है। तो ट्रेडिंग चल रही है इंडिया से, ठीक। तो अब ये भी कोशिश करेंगे भाई, क्योंकि अब हम भी बाहर निकले, क्योंकि रास्ते की खोज तो हो चुकी है, धीरे धीरे वो नक्शा भी सबके पास पहुंच गया होगा कि हमको यहाँ से निकलना है, ऐसे अफ्रीका के बगल से होते हुए जाना और इंडिया पहुंच जाना, ठीक। तो ये कंडीशंस बनी कि भाई जब देखिए कोई भी फ्रेंड्स का ग्रुप हो या कुछ भी कुछ लोगों का ग्रुप हो, अगर एक बिजनेस करके किसी का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है तो बाकी लोग भी सोचेंगे कि भाई हमें भी ये करना चाहिए और लाभ कमाना चाहिए। जैसे आजकल हमारे साइड एक बिजनेस बहुत चला हुआ है, वो है मेडिकल स्टोर का, हमारे सिटी में। तो आजकल क्या हुआ, शुरुआत में किसी ने मेडिकल स्टोर खोली और उसकी मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा चलने लगी, तो उसने क्या किया, उसको देखा देखी आज एक रोड पे कुछ नहीं तो पांच पांच मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं। और क्या हुआ, बिजनेस क्या हुआ, अब सबके बीच में कंपटीशन बढ़ गया, ठीक है। अब ये भी सोचेंगे कि हमसे दवाई लें, ये सोचेंगे हमसे दवाई लें, तो वो कुछ ना कुछ अपनी कंडीशन रखेंगे कि आप मेरे से लो तो मैं आपकी इस तरह से हेल्प करूंगा, ठीक है। तो और इन सबके बीच में राइवलरी बढ़ गई। सेम यही चीज हुआ, क्योंकि देखिए इंडिया के पास जो सामान है वो है लिमिटेड, ठीक है, और चीजें भी अब कह सकते हैं कि जैसे कि ये भी काली मिर्च बेच रहे हैं, ठीक है, ये भाई साहब काली मिर्च बेच रहे हैं। अब इनसे खरीदने वाले तीन लोग हैं, एक आदमी इससे शुरू से ले रहा है, ठीक है, अब दो लोग नए हैं, ठीक है, और ये मान लीजिए 5 रुपए का ले रहे हैं। ये भाई साहब कहें, इन्होंने कहा भाई तुम काली मिर्च अपनी हमें दो, तो वो बोलेगा नहीं भाई एक आदमी तो ले जा रहा मुझसे शुरू से, मैं तुम्हें क्यों दूं। तो वो बोलेगा देखो वो तुम्हें 5 रुपए देता है, मैं तुम्हें 6 रुपए दूंगा, ठीक है।
तो वो जाहिर सी बात है ये कहेगा ठीक है हम पूरा तो नहीं लेकिन तुम्हें आधा दे सकते हैं, मुझे लाभ हो, क्योंकि भाई एक आदमी बहुत टाइम से ले रहा है, तो जाहिर सी बात है एकदम से उसको छोड़ना नहीं। या फिर ये बोल सकता है इससे कि भाई देखो वो मुझे 6 रुपए दे रहा है तो मुझे 7 रुपए दो, नहीं तो मैं उसको देने लगूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ा, कंपटीशन आया। तो बस यही प्रॉब्लम्स थी कि सामान एक है और उसको लेने के लिए कई लोग तैयार हैं, जैसे नहीं होता एक अनार 100 बीमार, बस वही चीज यहाँ पे फॉलो हो गई है। ठीक है, तो इन्हीं कंडीशंस को समझते हुए हम समझेंगे कि आखिर ये यूरोपियंस इंडिया में आए, आए तो आए अपना व्यापार करते हैं, लेकिन यहाँ पे राइवलरी किस लिए हुई, सबके बीच में युद्ध क्यों होने लगे, एक दूसरे के ऊपर ये हमला क्यों करने लगे, किस पैटर्न में किया, ये चीजें हम बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ब्रिटिशर्स के बारे में, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है ब्रिटिशर्स पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो 1600 का टाइम चल रहा है। क्वीन है कौन, एलिजाबेथ, कहाँ की, इंग्लैंड की। ठीक है, वो एक कंपनी है, वो कुछ ट्रेडर्स है वहां के, वो अब सोच रहे हैं कि भाई हम लोग को भी करना चाहिए यहाँ पे ट्रेड, इंडिया में करना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो उन लोग को बोलेंगे एक काम करो तुम लोग जो है अपना एक ग्रुप बना लो। ठीक है, और सब ट्रेडर, क्योंकि देखिए इतना बड़ा कोई ट्रेडर नहीं था उस समय प्रेजेंट टाइम ब्रिटिश में जो अकेले इतनी बड़ी कंपनी खोल सके और इतना खर्चा वहन कर सके कि जो यहाँ से आके पूरा मतलब कि सब कुछ कर सके। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट उनको सिंपल सी बात है, उनको मालूम था कि हम इंडिया जाएंगे तो इतना आसान नहीं होगा ट्रेड करना, क्योंकि वहां पे सबको पता है कि वहां पे जो पोर्टुगीज है वो वहां पे पूरी तरीके से कब्जा करके बैठे हैं। ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडियन ओशियन है, वो पूरे इंडियन ओशियन पे कब्जा करके बैठे हैं। पूरा ये वेस्टर्न पार्ट जो है, वेस्टर्न हिल्स का जो पार्ट है, वेस्टर्न घाट्स का, इस पे भी पूरा वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे उनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा डचेस भी आए थे, तो वो इस पार्ट में, इस पोर्शन में नहीं आए थे इंडिया के वेस्टर्न, वो भी ईस्टर्न पोर्ट में ही आए थे, ईस्टर्न पार्ट में ही आए थे, और वो उन्होंने यहाँ पे मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में यहाँ पे अपना फैक्ट्री बनाई थी सबसे पहले। सेम चीज ये भी करेंगे, ये भी आएंगे तो ये सीधे इसी पोर्शन पे आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हम नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि वो वहां पे मजबूत खड़े हैं। ठीक है, तो देखिए वही चीज यहाँ पे बताई गई है, वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि पोर्टुगीज जो है उनका पहले से ही क्या गोवा में एक बेस बना हुआ है, मजबूत बेस बना हुआ है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में जो चीजें जिसमें ये यूरोपियंस इंटरेस्टेड हैं, जिसकी यूरोप में सबसे ज्यादा मांग है, वो क्या है, कॉटन। ठीक है, फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन है, सिल्क प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसका यूरोप में बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक, उसके बाद क्या है, आपके काली मिर्च हो गई, ठीक है, इलायची हो गई, दालचीनी हो गई, ये सब चीजें जो है जो यहीं पर्टिकुलर उगती थी, इन चीजों की यूरोप में बहुत ज्यादा मांग है। ठीक है, अब देखिए, अब ओनली वे, अब देखिए एक फिक्स रेट में मिल रहा है, जब ज्यादा लोग आएंगे तो रेट बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा कि जो वहां सामान ले जाके ये लोग बेच रहे हैं उसमें इनका लाभ कम होगा, प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, तो इन चीजों से बचने के लिए, मार्केट को एक्वायर करने के लिए एकमात्र रास्ता है, तो वो रास्ता क्या है कि एलिमिनेट कर दे ये लोग एक दूसरे को, क्या कर दे, एक दूसरे को एलिमिनेट कर दे, जो सबसे पावरफुल होगा वो राज करेगा और वही व्यापार करेगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब सिस्टम बना राइवलरी का, तो होप ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कंपनी के बारे में नॉलेज ले लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम, जो उस समय कंपनी बनी थी, वो कंपनी इस तरह से बनी कि 24 मेंबर्स थे। ठीक है, ये 24 मेंबर्स ने डिसाइड किया कि हम एक कंपनी बनाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक बना ली कंपनी, और इसका एक बना दिया क्या, गवर्नर। इसका एक गवर्नर बना दिया, देखो देख भाई तू लंदन में ही तो जरूर रहेगा, लेकिन तू यहाँ से पूरा सिस्टम जो है संभालेगा। ठीक है, पूरी तरह से गवर्न करेगा कंपनी को। तो उस गवर्नर, तो वो जो 24 लोग थे उन्होंने, वो क्या बन गए, 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन गए। ठीक है, उस कंपनी के जो 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनको रिपोर्ट कौन करता था, इनको रिपोर्ट करता था गवर्नर, और पहले गवर्नर का नाम क्या था, थॉमस स्मिथ। ठीक है, तो ये बन गई कंपनी। ठीक है, अब आपको एक चीज क्वीन एलिजाबेथ वन वाला मैं बता ही चुका हूँ कि 1600 1599 में कंपनी बनती है, चार्टर्ड एक्ट आता है, जिसमें 15 साल के लिए क्वीन एलिजाबेथ इन लोगों को क्या दे देती है, चार्टर दे देती है कि भाई मोनोपॉली देती है कि तुम जाओ ईस्ट में, इंडिया में तुम लोग अपना सिस्टम बनाओ, यहाँ पे पूरी तरह से कब्जा उब्जा करो, या जो करना है लैंड एक्वायर करो, युद्ध करो, जो भी करना है करो, लेकिन तुम यहाँ पे व्यापार सेटल करो। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो इनको क्या मिल गया, 15 साल के लिए मोनोपोली मिल गया। ये पॉइंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ठीक, अब एक चीज नोट करने वाली, जब 1599 में ये कंपनी बनी, टाइम ऑफ फॉर्मेशन,
उस समय अगर क्वेश्चन आता है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हु वाज द एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर, तो उस समय हो जाएगा आपका अकबर। टाइम ऑफ फॉर्मेशन, कंपनी जब बनी उस समय यहाँ इंडिया में मुगल एम्पायर में एम्परर कौन था, सम्राट कौन था, तो अकबर था। ठीक है, लेकिन जब ये कंपनी बन गई, ये लोग निकल के इंडिया में आए, उस समय सम्राट कौन था, तो उस समय सम्राट बदल चुका था मुगल एम्पायर का एम्परर, और इस समय था जहांगीर। ठीक है, और इस समय क्वीन एलिजाबेथ भी निपट चुकी हैं, ठीक है, अकबर के से साथी, और इस समय नया राजा कौन बन गया है, जेम्स वन। ठीक है, और जेम्स वन आते ही वो उनको मोनोपोली देता है, देख भाई 15 साल कुछ नहीं, तो 15 साल छोड़, तू इन्फिनाइट टाइम ले जा, बस हमें प्रॉफिट पहुंचाते रहना टाइम टू टाइम, तू इन्फिनाइट टाइम ले जा, और तू पूरा मतलब तेरे को मोनोपोली है कि तू मतलब वहां पे पूरी तरह से ट्रेड कर, जिसमें चाह उसमें ट्रेड कर, बस मुझे पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें रहे। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझेंगे अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ठीक है, अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया समझेंगे कि कैसे अराइवल हुआ। तो देखिए, सबसे पहले किंग जेम्स वन ने जो है इनका एक चिट्ठी लेके जो है विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज में, देखिए ये क्वेश्चन भी आता है, विलियम हॉकिंस जो सबसे पहले 1608 में आया था, निकला था वहां पे 1609 में, यहाँ पहुंचा था इंडिया में। ठीक है, तो ये किस जहाज से आया था, ठीक है, तो इसके जहाज का नाम क्या था, हेक्टर था। ठीक है, ये जहांगीर के उसमें जाता है, दरबार में। अब जैसे यहाँ दरबार है, यहाँ सम्राट बैठते हैं, ये जहांगीर जाता है। पहले तो ये लोग सबसे ज्यादा डिफरेंट दिख रहे थे, लेकिन वो पुर्तगालियों को पहले ही देख चुके थे, वैसे ये लोग गोरे दिखते थे, तो जहांगीर को लगता है अरे वाह, एक और अंग्रेज आ गया कुछ अलग ड्रेस में। ठीक है, लेकिन ये जैसे वहां पहुंचता है, और ये जो है यहाँ पे जो दरबार की लैंग्वेज थी वो उस समय थी फारसी। ठीक है, वो क्या थी, फारसी। और ये क्या करता है कि ये वहां पे जाता है और जहांगीर से फारसी में बात करना चालू कर देता है। जहांगीर को लगता है अरे वाह, ये तो इंग्लिश में खान है, तो इसीलिए जहांगीर ने इसको नाम दिया था, वो क्या नाम दिया था, इंग्लिश खान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हिट होता है कि इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी गई थी, तो इंग्लिश खान कौन था, विलियम हॉकिंग, जो सबसे पहले आया था। ठीक है, वहां से ब्रिटिश इंडिया से। ठीक है, मतलब ब्रिटिश इंडिया मतलब समझ लीजिए ब्रिटिश ही था, यूके से आया था, यूनाइटेड किंगडम से आया था। ठीक है, तो इसको जो है इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी। ठीक, उसके बाद इसको जो है ये परमिशन मांगते हैं कहाँ पे, सूरत की। अच्छा, एक चीज और है, आपने अगर एक चीज नोटिस किया हो कि जैसे कि ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है भाई साहब, ठीक है, ये गुजरात का इलाका है यहाँ पे, और यहाँ गुजरात में है सूरत। अच्छा, आपने नोटिस किया जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज आ रही हैं, वो सबको सूरत में ही क्यों फैक्ट्री बनाना है, क्योंकि इंडिया तो बहुत बड़ा था, बहुत इलाके थे, तुम भाई कहीं भी चले जाओ, अपना बना लो फैक्ट्री, लेकिन सबको सूरत में ही क्यों बनाना है। तो एक कारण आपको बता दूं, देखिए सूरत में एक बहुत अच्छी चीज पाई जाती है, वो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल सूरत में क्या, वो गुजरात वाले इलाके, गुजरात और महाराष्ट्र का वो मिक्स इलाका है, जिसके बीच में सूरत पड़ता था, और यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती थी, और ब्लैक सॉइल में जो निकलता था वो था कॉटन। ठीक है, कॉटन निकलता था बड़ी मात्रा में, और कॉटन का बहुत बड़ा मार्केट था कहाँ पे, यूरोप में, जो यहाँ पे इनको एक सस्ते दाम में ही मिल जाती थी, आराम से, बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो इसीलिए जो भी कंपनी आती थी वो पहले सूरत में ही फैक्ट्री बनाने की कोशिश करती थी। अब उस टाइम को समझते हैं, अब टाइम क्या चल रहा है, टाइम चल रहा है पुर्तगालियों का। यहाँ पे कब्जा किसका है, पुर्तगालियों का। यहाँ कब्जा किसका है, पुर्तगालियों का है। ठीक है, पूरे यहाँ इंडियन ओशियन पे कब्जा किसका है, पुर्तगालियों का। ठीक है, तो भाई हॉकिंस से जो है जहांगीर खुश तो हो जाता है, जहांगीर खुश तो हो जाता है, उसे इंग्लिश खान की उपाधि दे देता है, उसको मनसबदार बना देता है, 200-300 मनसब उसको कहता है भाई तुम मंथली देंगे, तुम हमारे जो है दरबार में बैठो, हमारे साथ बातें करो, हमें समझो समझाओ। कुल मिलाकर उससे बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब बात आती है फैक्ट्री की, तो वो ऊपरी मन से कह देता है ठीक है भाई बना तो लो, लेकिन जो है वो पूरी तरह से उसको नहीं, मतलब ऑर्डर पूरा प्रॉपर नहीं बना के देता है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं, यहाँ पे पोर्टुगीज बैठे हुए हैं, और पोर्टुगीज उस समय बहुत ज्यादा इफेक्ट लिए हुए थे, यहाँ पे उनका डायरेक्ट ट्रेड चल रहा था मुगल एम्पायर से। ठीक है, अब मुगल एम्पायर से ट्रेड चल रहा है, तो जाहिर सी बात है मुगल एम्पायर से अगर ट्रेड चल रहा है, तो अगर इन्होंने इनको दे दिया कि भाई जाओ तुम अपनी वहां फैक्ट्री बना लो, तो जाहिर सी बात है जो है ये जो है पुर्तगाली जो है नाराज हो जाएंगे। अच्छा, अंग्रेज एक मामले में समझदार बहुत थे, अंग्रेज परिस्थिति को समझते थे राज्य के अंदर घुस के, ये इनका तरीका आखिरी तक काम आया है। ठीक है,
तो ये यहाँ पे जाके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि हमको यहाँ पे मतलब परमानेंट फैक्ट्री बनाने का ऑर्डर नहीं मिला। तो इनको समझ में आता है इफेक्ट ऑफ पोर्टुगीज। तो इनको समझ में आता है कि अभी पहले हमें पोर्टुगीज को जो है साइडलाइन करना, पुर्तगालियों को साइडलाइन करना पड़ेगा, ठीक है, तभी हमको जो है यहाँ पे हम इंडिया में व्यापार कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें इनको समझ में आती है, इफेक्ट ऑफ क्या, पोर्टुगीज, ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस, क्योंकि देखिए जो जहांगीर था वो इन्फ्लुएंस था पूरी तरीके से पोर्टुगीज से, ठीक। अब देखिए क्या होता है, अब होता है बैटल ऑफ स्वाली, ठीक। अंग्रेज एक बात समझ चुके हैं कि अगर ये पोर्टुगीज यहाँ पे हैं, ठीक है, तो ये गुजरात वाले इलाके में हमारा कब्जा नहीं होने से रहा, ठीक है, यहाँ पे हम अपनी फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं बना पाएंगे, हमारा ट्रेडिंग, क्योंकि मुगल सम्राट भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इनका जो है एक कैप्टन होता है मिडिल्टन, ठीक है, वो यहाँ पे बॉम्बे के इलाके में होता है। बॉम्बे का इलाका भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे भी ब्लैक सॉइल का सिस्टम था, तो ये लोग यहाँ पे जो है सूरत में एक अस्थाई जो है वो खोल बनाते फैक्ट्री, मतलब कि ऐसे लकड़ी उकड़ी का अपना घेरना चालू किया कि हम भाई यहाँ पे अपना सामान इकट्ठा करेंगे, कहीं क्यों ना क्यों ऊपरी मन से ही सही जहांगीर ने हाँ तो बोल ही दिया था, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये लकड़ी की मतलब एक अस्थाई फैक्ट्री जो है, या फिर उसको वेयर हाउस कहते हैं, फैक्ट्री कहना सही नहीं है लेकिन अब ये लोग फैक्ट्री कह सकते कहते थे तो क्या कर सकते हैं, वेयर हाउस होता था गोदाम की तरह, जहां ये अपनी चीजों को इकट्ठा करते थे, फिर वहां से ये किसी वाहन के थ्रू उसको अपने जहाज पे ले जाते थे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, ये जैसे बनाना चालू करते हैं पुर्तगाली भड़क जाते हैं भाई। अब ये बॉम्बे के इलाके में जहाँ कैप्टन मिडिल्टन थे वहां पे अंग्रेजों ने क्या किया, हमला कर दिया, अंग्रेजों ने हमला कर दिया, अरे पुर्तगालियों ने हमला कर दिया, और कैप्टन मिडिल्टन जो थे वो ब्रिटिशर्स के साइड से थे। अब दोनों में युद्ध होता है, दोनों में युद्ध होता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे कैप्टन मिडिल्टन क्या करते हैं, पुर्तगालियों को हरा देते हैं, ठीक। अब पुर्तगालियों को हरा देते हैं तो यहाँ हो जाती है पुर्तगालियों की बहुत ज्यादा बेइज्जती। फिर क्या होता है, सूरत के पास एक जगह होती है सुवाली जिसको कहते हैं, गुजरात में ही, तो वो बैटल ऑफ सुवाली होता है, उसमें होते हैं कैप्टन बेस्ट। कैप्टन बेस्ट का जैसे नाम था वैसे ही काम था कैप्टन बेस्ट का, इनका पुर्तगालियों से बैटल ऑफ सुवाली। आपको डेट तो नहीं, आपको ईयर याद रखना, 1612। 1612 में फाइनल बैटल होता है पुर्तगालियों और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें ब्रिटिशर्स बहुत बुरी तरह पुर्तगालियों को पीट देते हैं। तो बस ये समझ में आ जाता है यही से कि इसी बैटल से ये चीज समझ में आने आ जाता है कि आने वाले 100-200 साल तक जो है अब ब्रिटिशर्स का कब्जा रहने वाला है पूरे ट्रेड में, ठीक है, क्योंकि इन्होंने यूरोप क्या कहते हैं पुर्तगालियों को बहुत बुरी तरह हरा के बाहर कर दिया, समुद्री इलाके में भेज दिया वापस से जमीन से, ठीक है। तो अब यहाँ कब्जा किसका हो गया, ब्रिटिशर्स का। तो अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, अब जब इनका वहां से इन्होंने पुर्तगालियों को साइडलाइन कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये अब जगह जगह फैक्ट्रीज बनाना चालू करेंगे, जगह जगह जमीनें खरीदेंगे, अपने शहर बनाएंगे, वहां पे जो है फोर्ट बनाएंगे, फोर्ट्स को अपने किलेबंदी करेंगे, अपनी आर्मी को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बुलाने की कोशिश करेंगे, ताकि इनको भी कोई रिप्लेस ना कर पाए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई। तो बैटल ऑफ स्वाली हो गया, ठीक है, 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हो गया। अब बैटल ऑफ स्वाली जैसे हुआ, ये खबर जो है गुजरात से पहुंची किसके पास, मुगल एम्पायर के पास। मुगल एम्पायर में कौन बैठा है, तो जहांगीर बैठा हुआ है। तो जहांगीर को ये बात जैसे पता चली तो उसको, अब देखिए दोनों इसके लिए तो है तो अंग्रेज ही, ठीक है ना, ये खास है ना ये खास है, इसको कहीं ना कहीं जहांगीर को पुर्तगालियों से डर भी लग रहा था। उसको ये लग रहा था ये डे बाय डे मजबूत होते जा रहे, कहीं ऐसा ना हो ये इतने मजबूत हो जाए, इनके पास इतना पैसा आ जाए कि ये खुद की आर्मी लेके आए और जहांगीर को रिप्लेस कर दें, ठीक है। क्योंकि साथी होना ठीक है लेकिन इतना पावरफुल होना ठीक नहीं है जो तुमको ही रिप्लेस कर दे। तो कहीं ना कहीं जहांगीर इनसे डरा भी हुआ था। तो जब ब्रिटिशर्स इसको हरा देते हैं तो जहांगीर को कहीं ना कहीं वो खुशी मिलती है, ठीक है। जहांगीर को जैसी ये बात खबर मिलती है ब्रिटिशर्स की कि इन्होंने जो है पुर्तगालियों को हरा दिया, तो जहांगीर तुरंत बोलता है कि ठीक है भाई तुम लोग अब क्या करो खुश होके कि 1613 में तुम अपना सूरत में एक स्थायी फैक्ट्री जो है बना लो अब, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को क्या मिल गई, पावर मिल गई। तो इन्होंने क्या किया, सूरत में 1613 में जो है एक स्थायी फैक्ट्री बनाई। तो क्या ये क्वेश्चन आता है, क्या सूरत में बनाई गई जो फैक्ट्री है इनकी 1613 की, क्या वो पहली फैक्ट्री थी, क्या वो पहली फैक्ट्री थी इंडिया में इनकी स्थायी बनाने वाली? तो ये आंसर है गलत, सूरत की वो सूरत नहीं थी, वो यहाँ पे कहीं इधर बनी थी, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है 1615 में, फिर इनका एक जो है सर थॉमस रो, ठीक है, एक कैप्टन है सर थॉमस रो, ये जो है जहांगीर के
दरबार में जाता है, ठीक है, और वहां बातचीत करता है, ट्रेडिंग की पूरी बातचीत होती है और उनसे लेता है परमिशन किस चीज की। आगरा, बरोच और अहमदाबाद जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करते थे उस समय, इन तीनों जगह अपनी फैक्ट्री बनाने की, इन तीनों जगह व्यापार करने की। और जहांगीर बोल भी देता है ठीक है भाई करो, हमें टैक्स दे देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें पैसा मिल जाना चाहिए टाइम से, बस। ठीक, तो ये हो गया आपका यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते अब देखिए धीरे धीरे अब टाइम आ गया 1639 का, ठीक है, और हमारी बात अभी चल रही थी 1615-16 की, ठीक है। मतलब कि अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं 20 साल बीत चुके हैं और देखिए ब्रिटिशर्स ने एकदम से कब्जा नहीं किया, अब 20 साल का टाइम पीरियड जो है वो बीत चुका है, ठीक, 20 साल का टाइम पीरियड बीत चुका है। अब ब्रिटिशर्स धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, तो आपके ये जो ये आपका साउथ इंडिया है यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा कर्नाटका का रीजन, थोड़ा तमिलनाडु का रीजन, यहाँ पे एक इलाका इन्होंने इनको मिला जो राजा, यहाँ पे चंद्रगिरी राज्य हुआ करता था। यहाँ के राजा से, ठीक है, यहाँ के राजा से इन लोगों ने क्या की, थोड़ी सी जमीन किराए पे ले ली या खरीद ली कह सकते हैं। फ्रांसिस डे जो थे इनके एक कैप्टन हुआ करते थे, 1639 का समय था, ठीक है, इन्होंने छोटी सी जमीन यहाँ पे कब्जे पे ली, मतलब किराए पे ली, और उस पे बनाया, उसको बनाया मॉडर्न मद्रास। क्या बनाया, मॉडर्न मद्रास, जो आज का मद्रास है, मॉडर्न मद्रास किसने बनाया था, क्वेश्चन आता है तो फ्रांसिस डे नाम के व्यक्ति ने बनाया था। किसने बनाया था, फ्रांसिस डे नाम के व्यक्ति ने बनाया था। कब बनाया था, 1639 में। राजा ऑफ किससे लिया था, राजा ऑफ चंद्रगिरी। देखिए इस लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होगा, ठीक है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद से इन्होंने वहां पे क्या किया, एक फोर्ट बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, ताकि अपनी ये टेरिटरी को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। वो कब बनाया, 1640 में। तो ये भी क्वेश्चन आता है, सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ पे है, किसने बनाया था, तो फ्रांसिस डे ने बनाया था, ठीक है। ये कहाँ पे है, किस लिए बना था, तो टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से कई क्वेश्चन हिट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके रीजन पर कैप्टन मिडिल्टन थे यहाँ पे, जिस कैप्टन मिडिल्टन ने जहाँ पे युद्ध किया था बॉम्बे के आसपास किया था, इसीलिए इसको बैटल ऑफ बॉम्बे कहते हैं। इसलिए एग्जाम में हिट हो सकता है, क्योंकि हर कोई नहीं पढ़ा था बैटल ऑफ बॉम्बे, मैंने आपको बताया। हो सकता है आपके एग्जाम में हिट हो जाए। 1611 में हुआ था, कैप्टन मिडिल्टन थे, इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, कहाँ कहाँ से उन्होंने क्या ट्रेड करते थे। तो देखिए सूरत से वो कॉटन हम बता चुके हैं, बॉम्बे से वो हैंडीक्राफ्ट की चीजें, टेक्सटाइल की चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। मछलीपट्टनम 1611, ठीक, ये आपका साउथ इंडिया है, यहाँ पे मछलीपट्टनम है, मछलीपट्टनम में ही इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी, ठीक है, जो कि 1611 में ही इन्होंने बना ली थी। उसके बाद 1613 में इन्होंने सूरत में स्थायी फैक्ट्री बनाई थी, ठीक है। यहाँ से ये क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, तो डायमंड और टेक्सटाइल की चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। मद्रास में इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया 1640 में, अभी बताया आपको। हुगली, हुगली जो है 1651 में इन्होंने हुगली में अपना सेंटर बनाया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के आसपास, बांग्लादेश के आसपास। और यहाँ से ये सिल्क और सॉल्ट पीटर यानी कि सोरा, सोरा का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। सोरा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी, गन पाउडर की तरह यूज होती थी उस समय, ठीक है। तो अपने तोपों में, अपनी बंदूकों में इसका यूज करते थे, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। लास्ट में कोलकाता, कोलकाता में इन्होंने बनाया था फोर्ट विलियम, ठीक है। तो ये इस तरह से इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फोर्ट्स कौन कौन से थे, तो आपको मैं बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट फोर्ट्स थे फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, बॉम्बे कैसल जो कि बॉम्बे में था, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना, ये मिलाने के लिए आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, कोलकाता। तो देखिए कोलकाता में एक जमींदार हुआ करता था उस समय, जो कि वहीं बांग्लादेश का ही था, उसका नाम था इब्राहिम खान, और समय चल रहा 1698 का। अब देखिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं इन लोग के 70-75 साल हो गए इंडिया में, ठीक है। और ये आप कहाँ पहुंच गए, ये आपके साउथ इंडिया से इधर से ऐसे कब्जा करते करते यहाँ से होते हुए अब ये पहुंच गए यहाँ कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये यहाँ पहुंच गए, इस इलाके में पहुंच गए। तो इब्राहिम खान से जो है इनका जो ये ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने 3 गांव 1200 रुपए में, ठीक है, 1200 रुपए में वहां की जमींदारी खरीदी, ठीक है। कौन कौन से गांव थे, तो गोविंदपुर था, कालीकता था और सूतानती थे, ठीक है। और ये जो काम खरीद रहा है और यहाँ को सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहा है, इस व्यक्ति का नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस व्यक्ति का नाम है जॉब चौरनाथ,
ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, सूता नदी, क्योंकि देखिए 3 गांव थे, कौन कौन सा था, गोविंदपुर, कालिकाता और सूता नदी। तो GKS ऐसे भी आप शॉर्ट में याद करते हैं। तो सूता नदी में ये क्या करते हैं, एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये पूरा इनका सेटलमेंट का तरीका कैसे, ये एक साइड से आते हैं, ईस्ट से शुरू करते हैं और पूरे वेस्ट में और पूरे फिर मिडिल इंडिया में कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इसके बाद इन्होंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, देखिए अब तक ये सिर्फ व्यापार करने की सोच रहे हैं, कहीं कब्जा करने की नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये फिर इंडिया पे राज करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे हम इंडिया को ही एक्वायर कर लें। तो वो उनकी नीति अलग थी, बैटल ऑफ प्लासी होगा, बैटल ऑफ बक्सर होगा, तो हम हर चीज को बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब देखिए कि इनके तरीके क्या थे इंडिया पे राज करने के। तो पहला वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट, लड़ो, हराओ, जीत लो। तीसरा था सब्सिडरी अलायंस, अब कोई राज कमजोर है, इसमें किसी चीज की कमी है, तो ये इनकी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, या इसको कोई राज हराने की कोशिश कर रहा है तो ये इसकी हेल्प करेंगे और इनके राज्य में कहेंगे कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, इसके मदद से इसको हरा दिया जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये कहेंगे ठीक है अपनी सिक्योरिटी के लिए तुम मेरी सेना रख लो 100-200 आदमियों की, जिसका खर्चा तुम उठाओगे। ठीक, अब ये 100-200 आदमी के माध्यम से इनके राज्य में घुस गया। अब ये क्या करेंगे, इनके जो है राज्य में घुस के पता करने की कोशिश करेंगे कौन कौन इनके धोखेबाज है, कौन यहाँ पे गेम खेल रहा है, कौन राजा दूसरा राजा बनना चाहता है। ये उनकी हेल्प करेंगे और इस राजा को अपने अंडर ले लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करके इस पे कब्जा कर लेंगे। ठीक है, आगे चल के जिसको बैठाए रहेंगे उसको रिप्लेस करके खुद वहां के मालिक बन जाएंगे। तो ये सब्सिडरी अलायंस वाला। और तीसरा इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डलहौजी भाई साहब, बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो ये आज का सेशन रहा, आपको कैसा लगा बताना। ठीक है, लाइक कमेंट कर देना, कमेंट कर देना, बताना क्या कमियां रही, कैसा लगा सेशन। थैंक यू गाइस। और कुछ चीजें रहती हैं कि सपोर्ट करो और मजे करो, अच्छे से पढ़ो। बाय बाय।